हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज करेंगे हम न्यू टॉपिक स्टार्ट, जो क्या है हमारे पास लिमिट एंड कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इससे पहले हमने क्या किया, एक बार हमने पहले लिमिट किया अकेला, फिर कंटिन्यूटी की थी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी की, फिर डेरिवेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन। अब हमारे पास क्या कंपैरिजन आएगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बीच। और आपको पता है कि कंटिन्यूटी के बाद ही हमारे पास क्या बन जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी बनता है। तो जो भी कंपैरिजन है हम इस वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, जितने भी हमारे पास सारे के सारे कंपैरिजन है किसी के साथ। और साथ में क्या है हमारे पास इसमें आएंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। मीन्स कि हमारे पास अभी तक हमने जो किया ना वो क्या था, हमारे पास फंक्शन किसका था, सिर्फ सिंगल वेरिएबल का था। जैसे हम क्या कहते थे, डी बाई डी एक्स। मीन्स कि विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन अगर एफ कर रहे हैं तो क्या होता था, डी एफ अपॉन डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम क्या मानते थे फंक्शन को, वाई इक्वल टू एफ एक्स मानते थे ना, तो वाई इक्वल टू अगर एफ एक्स मान रहे हैं हमारे पास, तो उस वक्त क्या आ जाता है, जहाँ वाई आ जाता था तो क्या लिखते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स। हम इस तरह से लिखते चलते थे। लेकिन ये सारे क्या थे, हमारे पास सिंगल वेरिएबल थे, सिर्फ एक्स वेरिएबल हम मानते थे, वाई को एज ए कॉन्स्टेंट हम लेकर चलते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पास क्या होता है, वन वेरिएबल है। अब हमारे पास दूसरे क्या आएंगे, तो वो क्या है हमारे पास टू वेरिएबल। ठीक है, तो वो करने हैं अभी हमने। तो सबसे पहले हम इसकी करते हैं डेफिनेशन। अब आपको मैं बता दूं कि सारा के सारा इसमें याद रखने वाली हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं या कुछ फार्मूलेज हैं। तो ज़्यादा थ्योरी वाला ही है सारा, तो इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं करवाया, तो यहीं पे करवा रहा हूँ इसको भी। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो भी हमारे पास टू वेरिएबल का दिया हुआ है, क्या कह रहा है, वी नो डैट कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट दो का होता है हमेशा। दो फंक्शन कम से कम हो गए तो उसी का हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। तो वही हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल की। तो दो फंक्शन है, उसमें वेरिएबल भी अलग अलग आ सकते हैं, एक भी आ सकता है वैसे। तो क्या है हमारे पास ए एंड बी हमने दो मान लिए हमारे पास, जहाँ पे इसका क्या करना है हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या कह रहा है, ए हमारे पास आ रहा है ए से और बी हमारे पास आ रहा है कैपिटल बी से। इन दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो ए बी की फॉर्म में आया। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर की स्क्वायर आर क्रॉस आर। जो सारा कुछ मैंने सेट्स में बताया हुआ वैसे वही चीज़ है, बस उसको क्या है हमारे पास जो भी नोटेशन वही लिखा हुआ है। तो आर की स्क्वायर रिप्रेजेंट टू डायमेंशन प्लेन। ठीक है, तो इसको ज़्यादा खास नहीं है, बस मैंने बताया कि इस तरह से हम लिखते हैं टू वेरिएबल जब भी हमारे पास कार्टेशियन की फॉर्म में आएगा। बाकी सेट्स में हमने जो किया हुआ है चीज़, तो इसमें डरने वाला कुछ भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, सबसे पहले लिमिट से, कि लिमिट ऑफ की लिमिट का फंक्शन क्या होता है टू वेरिएबल के लिए। तो क्या कह रहा है, फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू टेंड टू अ लिमिट एल। अब टेंड किसको कर रहा है, एल को। तो एल हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल हमारे पास होगा जो निग्लिजिबल होता है ना पॉइंट, तो उसको हम लेकर चलेंगे। टेन टू एल को कर रहा है, एल एज ए कॉन्स्टेंट ही हमारे पास मान के चलेंगे, स्केलर बोल सकते हैं इसको। एल एज द पॉइंट एक्स वाई टेन टू पॉइंट ए बी इफ corresponding to any pre-assigned positive number epsilon greater than 0 we can find a नंबर डेल्टा सच दैट। हमारे पास ये चीज़ दी हुई है। ठीक है, तो मेन हमने इसी को याद रखना है। क्या कह रहा है हमारे पास, फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स वाई, मीन्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ये सारा का सारा क्या होगा हमारे पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, उसमें से जो हमने लिमिट ली थी, लिमिट एल ली थी, तो एल को हमने उसमें क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एल को माइनस किया तो वो सारा का सारा मोड में क्या होना चाहिए हमारे पास, लेस देन ऑफ साइलेंट होना चाहिए। तो वही चीज़ कह रहा है हमारे पास जो फंक्शन है। तो इसी तरह से जो स्टेटमेंट्स की तरह आएंगे क्वेश्चन। अगर आप कहो कि थ्योरी की तरह आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन आप एक बार रीड आउट कर लेना। बाकी जहाँ से ज़्यादा कुछ आया नहीं हुआ वैसे। तो ये क्या है हमारे पास, अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स है वो लेकर ए प्लस डेल्टा के बीच में रहेगा। ये सारी की सारी कंडीशन हमारे पास जो भी है तो वो देख लो आप। उसके बाद वाई क्या कह रहा है, तो बी माइनस डेल्टा और बी प्लस डेल्टा के बीच। सॉरी, थोड़ी मेरी आए ना हेल्थ ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, हमने दो वेरिएबल लिए थे ना, तो एक एक्स की कंडीशन आई और एक वाई की कंडीशन आई। तो ये दो कंडीशन ली हमने, दोनों को बताया है। जो क्या होने चाहिए हमारे पास, डेल्टा हमारे पास जो भी लिया हमने, एक वैल्यू ले ली हमारे पास सब साइलन के जैसे, तो वो दोनों है हमारे पास। और इधर हमारे पास जे भी लेस देन डेल्टा और जे भी लेस देन डेल्टा होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप बस एक बार रीड आउट कर लेना, थोड़ा सा माइंड में रख लेना। बाकी ज़्यादा इससे कुछ आता नहीं, लेकिन हमारे पास स्टार्टिंग बेसिक से चलना है, तो बेसिक हमारे पास यही है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास, अब रिजल्ट हमारे पास जो एक देख लो वैसे, लिमिट एक्स अप्रोच टू एक्स वाई अप्रोच टू ए बी, मीन्स कि एक्स ए से आएगा और वाई कहाँ से आएगा, बी से आएगा। तो अगर इस तरह से लिमिट अप्रोच कर दी है, कह रही है फंक्शन हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स वाई का ही है, इफ़ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली इट इज़ यूनिक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट की तरह या थ्योरम मान लो कि अगर ये फाइनाइट एग्जिस्ट करेगा तो ये यूनिक होगा, अगर इनफाइनाइट करेगा तभी यूनिक नहीं होगा, अगर फाइनाइट है तो मीन्स कि यूनिक होगा, उसके जितने भी आंसर होंगे सारे सेम होंगे। तो ये थी हमारे पास। उसके बाद पहले लिमिट का किया फंक्शन, अब कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, पहले लिमिट फंक्शन किया, अब कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल कह रहे हैं कि क्या होता है हमारे पास, अब फंक्शन एफ एक्स जो भी हमारे पास ये कार्टेशियन पर फॉर्म ही आएगी जब टू वेरिएबल है, इज सेड टू बी कंटिन्यूस एक्स नोट वाई नोट कोई पॉइंट ले, या इफ अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो दैट इज डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट इन दोनों का हमारे पास मॉडुलस क्या होगा, डिफरेंस का मॉडुलस लेस देन डेल्टा, और ये भी हमारे पास लेस देन डेल्टा, और फिर कह रहे हैं फंक्शन को हमने कर दिया उसके पॉइंट के साथ है माइनस कर दिया, वो होना लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये तो हमारे पास एक डेफिनेशन है इसकी कंटिन्यूटी के लिए। इसके बाद अदर क्या कह रहा है, इन अदर वर्ड्स एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स नोट वाई नोट इफ द साइमल्टेनियसली लिमिट एक्स वाई हमारे पास पॉइंट से ले लिया हमने एक्स टू एक्स नोट वाई नोट से, फंक्शन एफ एक्स वाई एग्जिस्ट एंड इट इज़ इक्वल टू इट्स फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स नोट एट जे पॉइंट से। ठीक है, तो यही हमारे पास कह रहा है, इसको रीड आउट कर लेना, ज़्यादा इसमें ज़्यादा पजल ना हो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपको बताता जाऊँगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो इसको आपने ज़्यादा रखना ही रखना है। उसमें हमारे पास सबसे पहले जो आएगा हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं आगे हम पार्शियल डेरिवेशन। पहले क्या किया, लिमिट का फंक्शन, कंटिन्यूटी का फंक्शन, अब हमारे पास डेरिवेटिव का फंक्शन कह रहे हैं, और डेरिवेटिव कौन सा, पार्शियल। तो आपको पता है पार्शियल जो होते हैं हमारे पास वो किस में आते हैं, मोस्टली वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ यूज होते हैं उसके। तो क्या कह रहा है, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो अभी हम सिंपल करने हैं वैसे, तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या कुछ भी बोलो आप। तो लेट जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दिया है, बी अ रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ टू रियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद एन ओपन डोमेन डी एफ। अब डी एफ को डोमेन लिया हमने किसकी, फंक्शन ऑफ अ डोमेन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन जो क्या है हमारे पास सबसेट किसका है, रियल आर स्क्वायर का, मीन्स कि आर स्क्वायर क्या हमने अभी लिखा था, आर स्क्वायर को क्या लिख सकते थे, आर क्रॉस आर, मीन्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा रियल नंबर का आर क्रॉस आर, डोमेन और ये दोनों कहाँ से हैं हमारे पास, रियल नंबर से। तो वो चीज़ होती है हमारे पास। देन ये कंडीशन है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ है वाई के साथ, तो वो माइनस क्या कर दिया, एफ ऑफ एक्स वाई बॉन्ड में डेल्टा एक्स। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। कह रहे कि अगर इफ़ इट एग्जिस्ट, क्या कह रहा है, इफ़ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज डिनोटेड बाय करली जेड अपॉन करली एक्स और करली एफ अपॉन करली एक्स। ठीक है, तो सेम बात है, दोनों को मीन्स की जे भी लिख सकते हो और जे भी लिख सकते हो, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आगे होने वाली है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर तो हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया हुआ हर बार 16 17 दोनों में, और जो क्वेश्चन आया ना दोनों पर सेम आया हुआ, तो इसके लिए मैं वो आपको कह रहा हूँ। और वो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, एक हिसाब से प्रॉपर्टी ही है। ठीक है ना, जनरल प्रॉपर्टी आपने अगर किसी ने एमएससी में मैथ्स का याद होगा अभी, तो पार्शियल डेरिवेशन जब डबल ऑर्डर करते हैं हम हमारे पास, तो हमारे पास एक आता है आर करके आता है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन करके बोलते हैं, वो आगे हम करेंगे, तो उसी का यूज़ होगा हमारे पास, वो पार्शियल डेरिवेशन की जगह होता है जो। तो वो मैं आपको ज़्यादा तो बस वही हमारे पास आंसर उन्होंने पूछा, और जो आर आंसर था उसका जो आगे आएगा तो मैं बता देता हूँ वो भी। अभी देखो क्या कह रहा है हमारे पास, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेशन अब करनी है। पहले जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर थी जो मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकंड ध्यान दो, सेकंड इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड ऑर्डर क्या कह रहा है, जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में दिया है, एंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेशन ये दी है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है कि इसकी पावर क्या है, करली की पावर अगर हम देखें जहाँ भी वन है और जहाँ भी वन है। सेकंड ऑर्डर होगा तो क्या होगा, करली की पावर 2 हो जाएगी, करली की स्क्वायर एफ अपॉन करली की पावर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन होती है वैसे ये होती है, लेकिन इसमें अब डिफरेंस जो आएगा तो वो मैं बताता हूँ क्या आता है डिफरेंस। तो वो देखो क्या कह रहा है, पहले हम पढ़ लें इसको। कह रहे हैं कि ये तो फर्स्ट ऑर्डर दिए हैं हमारे पास, दोनों एग्जिस्ट करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर एग्जिस्ट करना चाहिए तभी सेकंड में जाते हैं। अगर फर्स्ट का आंसर ही नहीं ना आ रहा हमारे पास, तो सेकंड हम कर ही नहीं सकते। मान लो हमारे पास डिफरेंशिएशन चलिए कर चलो, फर्स्ट ऑर्डर हम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का आ गया हमारे पास, अगर कांस्टेंट वैल्यू थी मान लो 2, इसका डिफरेंशिएशन की तो वो जीरो होगी, तब फर्स्ट ऑर्डर की अगर जीरो आ गई तो सेकंड तो हम कर ही नहीं सकते। जिसकी डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन कहाँ से होगी,
पार्शियल डिफरेंशिएशन उसका तो कुछ एक्सटेंडेड पाथ होता है, जो कह रहे हो कि एडवांस पार्ट कह लो। अगर सिंपल वाला नहीं हो रहा तो एडवांस पे जाने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप ऐसे याद रख सकते हो कि सिंपल वाला हो रहा है कि नहीं। अगर सिंपल हो रही है डिफरेंशिएशन तभी हमने देखना है दूसरा। तो क्या है, देयर डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इफ दे एग्जिस्ट आर कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, इट इज डिनोटेड बाय। अब यही मैंने कहा था कि आपको वहाँ पे स्केयर आ जाएगा, तो देख लो क्या दिया, कर ली की स्क्वायर एफ पॉन कर ली एक्स की स्क्वायर, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो सेम बात है। आगे फिर और लगाया है, मीन्स कि इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जे भी हम लिख सकते हैं, मीन्स कि जे अलग है हमारे पास, जे दोनों अलग हैं लेकिन मीन्स की अलग अलग टाइप है। कह रहे हैं कि कितने तरह के, 4 तरह का हो सकता है ना, जब रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, क्योंकि दो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दो हैं, एक्स और वाई दोनों हैं इस वक्त जब हम पार्शियल डेरिवेशन कर रहे हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के भी आ सकता है, विद रिस्पेक्ट टू वाई के भी आ सकता है, एक्स पहले वाई बाद में और वाई पहले एक्स बाद में, तो सभी में डिफरेंस है, सभी का आंसर अलग आएगा। तो मैं आगे आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ तो फिर आपको वो चीज़ समझ ज़्यादा आएगी। तो अभी हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल, तो फिर आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। अब देखो हमारे पास सबसे पहले जो एग्जांपल करने वाले हैं, तो क्या दिया हमारे पास, करली की स्क्वायर एफ अपॉन करली की स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि हमने इसको जब ब्रेक करेंगे, मान लो हमारे पास एक्स का स्क्वायर ही दिया है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्रॉस एक्स, या एक्स एक्स सीधा लिख लो, आप डॉट लिख लो, जिसकी वो कोई फर्क नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैंने एक्स लिख रहा हूँ। बाकी हमने जब सोल्व करना है तो एक्स चाहे क्रॉस नहीं भी लिखो, क्योंकि हम क्या कर लेंगे, उसकी जगह ब्रैकेट डाल लेंगे। तो क्या होता है हमारे पास, अभी जो एक्स के स्क्वायर तो आपको पता नहीं चला कौन सा है, इस तरह एक्स वाई लिख कर देखता हूँ मैं। एक्स वाई है ना, तो एक्स बाहर आ जाएगा, वाई की पहले हम करेंगे। अगर वाई एक्स आ जाएगा तो वाई बाहर आ जाएगा, एक्स की हम पहले करेंगे। तो जो अंदर वाली राइट हैंड साइड है ना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं सोल्व करना, ठीक है। तो जहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स की स्क्वायर दिया है, तो अब तो सेम दोनों थे, तो एक एक्स बाहर आ गया और एक एक्स अंदर, हमने उसकी डिफरेंशिएशन की, जो भी कर लिया, एफ कौन कर लिया एक्स। अब इसकी करने के बाद जो आएगा ना, उसमें भी कुछ ना कुछ एक्स का होगा, जो आंसर में हमारे पास आएगा उसकी फिर से एक्स के साथ करनी है, तो वो चीज़ कह रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको अब ऐसे लिख सकते हो, एग्जाम में वो आप एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि कितने वे हैं लिखने के। एफ फंक्शन लिख दिया, उसके बाद इसको इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह, मीन्स कि 4 वे हैं, देख लो एक को ही लिखने के। अगर ये चारों में क्वेश्चन आए तो इस तरह से हमारे पास 16 वे हैं, लेकिन हमारे पास जो मेन है, आपको ये तो सारे नाम याद ही रखने हैं आपने कि इस तरह के होते हैं हमारे पास, अदरवाइज है तो 4 ही, ठीक है ना। तो एक बार आप प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आएगी। बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए आप ग्रेजुएशन की बुक्स फॉलो करो, उससे बेटर जहाँ से, क्योंकि जब हमारे पास ग्रेजुएशन का पार्ट है, +2 में आपको कहीं पे नहीं मिलेगा ये हाँ आई थिंक नहीं मिलेगा। बाकी जुगोबियन वाला तो वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका यूज़ ज़्यादा जुगोबियन में आ गया ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ग्रेजुएशन की अगर वैसे तो मेडिकल वाले स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने नहीं किया होगा, अदरवाइज बाकी सारे स्टूडेंट्स ने तो मैथ किया ही होता है, साइंस वालों ने, लेकिन फिर भी भूल जाता है। जैसे मुझे भी अभी नहीं पढ़ा रहा होता तो मुझे भी अब तक भूल गया होता, तो कंटिन्यू जो चीज़ ना करें तो भूल ही जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आगे क्या है हमारे पास, सेकंड ये है हमारे पास वाई की स्क्वायर, तो इसमें भी वाई बाहर आ गया, एक वाई की फिर उसकी विद रिस्पेक्ट टू फिर वाई करेंगे, तो ये 4 वे हैं लिखने के। अब इसमें देखो वाई एक्स था, तो पहले हमने एक्स की हमारे पास कर लिया, एफ अपॉन कर लिया एक्स। जो आंसर आएगा अब उसमें एक्स का भी होगा, वाई का भी होगा, कुछ भी होगा, हमें कोई मतलब नहीं, हमने एक्स का अगर है तो उसको छोड़ देना, उसको एज ए कॉन्स्टेंट लेना है। अब बाहर वाई है तो हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ करना बाद में, ठीक है ना। अंदर चाहे एक्स है वाई है, हम देखना हमने जिसके साथ करना है हमने उसी को पास कॉन्सेंट्रेट रखना है। अब बाहर वाई है, तो आंसर आने के बाद इसका हम क्या करेंगे, इसको y के साथ करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। जब y के साथ करेंगे तो उसमें अंदर y है तो सिंपल हो जाएगा, एक्स को ऐसे कॉन्स्टेंट लेंगे, अगर अंदर y नहीं है तो कॉन्स्टेंट ही मान के चलेंगे पूरा फंक्शन, तो वो फिर 0 हो जाता है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल में नीचे आपके लिए लिखी हुई, ये तो मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। बाकी जो वे है इसके लिखने के, अभी आगे नेक्स्ट है तो नेक्स्ट भी सेम है, इसी तरह से 4 वे है इसके लिखने को, वो देख लेना आप, सेम ही रहेंगे। सॉरी, अब नेक्स्ट देखो हमारे पास, देखो क्या कह रहा है हमारे पास। अब ये हमारे पास क्या है, अनदर वे। अब इसको वैसे एग्ज़ाम में ये आता नहीं है, अगर आपको एग्ज़ाम में आना होगा ना तो बस इसकी क्या आएगी, स्टेटमेंट ही आएगी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हो कि इसकी मतलब ये है हमारे पास, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये याद ही रखना पड़ेगा, अगर आप मैं आपको बताने में जाऊँ डिटेल में कैसे बनता है तो वो तो कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि फिर भी वो आपने देखने के बाद भी फिर आपने इसको याद ही करना है। तो अगर वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अगर आपने करना है तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, नोट्स में मिल जाएगा आपको, आप याद रख लेना। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल ये चीज़ पूछ सकता है, वैसे ये भी ज़्यादा पूछने वाली चीज़ है नहीं,
ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बता दी कि दो भी होते हैं तो दोनों आपको पढ़ लेना अगर आपने पढ़नी होगी तो। आगे आ गई है हमारे पास अब एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम करते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास इसीलिए मैंने ऊपर 4 वे बताए थे ना, इसमें एक जेड वाला था, क्योंकि जो फंक्शन में हमारे पास आंसर दिए थे ना जो गोभी ने, हमेशा जेड इज इक्वल टू लिखते हैं, तो इसलिए जेड विद रिस्पेक्ट टू था, अदरवाइज एफ था फंक्शन, कर लिया एफ अपॉन कर लिया एक्स या कर ली जेड अपॉन कर लिया एक्स। तो मोस्टली जेड की फॉर्म में देते थे तब हम कर ली जेड करेंगे, अदरवाइज फंक्शन की फॉर्म में दिया तो एफ आएगा। ठीक है ना, तो वो अलग अलग वे है हमारे पास लिखने का, बाकी आंसर सेम ही आता है। तो अभी क्या दिया, जेड इक्वल टू दिया है हमारे पास ई की पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएशन करना, तो डिफ्रेंशिएशन तो आई होप मैं समझ के चलूँगा अब आपको की आती है। ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, तो अगर वो नहीं आती है तो पहले तो आप डिफ्रेंशिएशन वाला करो, क्योंकि उसके बिना आगे क्वेश्चन नहीं निकलेगा कोई भी। तो इसलिए वो अभी जितना भी करते हैं तो सारा पास्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ कर रहे हैं। जैसे लिमिट किया, उसके बाद कंटिन्यूटी में लिमिट का यूज़ हुआ, डिफरेंशिएबिलिटी किया तो उसमें कंटिन्यूटी का यूज़ हुआ, और साथ में अब कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी के साथ साथ चलोगे तो फिर तभी समझ में आएगा। अब सबसे पहले देखो, कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स है, कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स है, मीन्स कि हम जेड है हमारे पास, उसकी विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ कर रहे हैं, एक्स के साथ। अब हमने सिर्फ एक्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वाई को एज ए कॉन्स्टेंट मान के चलना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आपको पता है ई की पावर कुछ भी है तो उसकी जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होता है हमारे पास, वही सेम रहती है। तो देख लो ई की पावर एक्स माइनस वाई था तो ई की पावर एक्स माइनस वाई ही रहा। अब पावर में हमारे पास है, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, पावर में है, पावर में एक्स माइनस वाई है, तो अब डिफ्रेंशिएशन किसकी करेंगे, एक्स माइनस वाई की। अब जब x माइनस वाई की डिफरेंस की तो मैंने आपको कहा क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू अगर x के कर रहे हैं तो y को एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे। तो अगर y को कॉन्स्टेंट ले रहे हैं तो y का मतलब क्या है, हमारे पास y था, तो y की हमारे पास क्या आएगा, y कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की डिफरेंस क्या होगी, जीरो। मान लो जो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, मान लो 1 है, ठीक है ना, y क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की कुछ भी की तो जहाँ पर तो हो गया जीरो। ठीक है, वाई हो जाएगा हमारे पास जीरो, जी खत्म हो गया। अब एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने तो उसकी डिफरेंस क्या आई, 1 आई, तो वही लिखी है हमने 1। तो यही आंसर आ गया ना हमारे पास, ये थी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए। अभी हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिए, वाई के लिए की तब हम वाई की लेंगे, ई की पावर एक्स माइनस वाई सेम रहा। अब इसमें करना हमने वाई की डिफरेंस, तो एक्स को जीरो कर दिया, क्योंकि एक्स की अगर कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे तो वाई की करेंगे। अब वाई की डिफरेंस की तो माइनस भी आ गया, तो इसलिए -1 आया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखो एक्स की स्क्वायर वाला, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। सॉरी हमारे पास क्या हो गया इसको, वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब हमारे पास क्या था, हमने करना भी वाई वाला। तो वाई वाला जब हम करेंगे तो वाई के लिए हमारे पास क्या दिया है, देखो क्या कह रहा है हमारे, सॉरी एक्स का पहले करना ना, अभी नहीं किया। हाँ, एक्स की स्क्वायर के लिए क्या, एक एक्स तो बाहर आ गया, एक अंदर आ गया। अब इसकी क्या करेंगे, पहले हम इसको तो बाहर ही रहने दिए, इसकी विद रिस्पेक्ट टू की हमने डिफरेंशिएशन। अब मैंने क्या किया है, कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स है ना, तो इसकी सीधी वैल्यू लिखी, देखो कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स की वैल्यू ये आई थी हमारे पास, तो वो सीधी वैल्यू लिख दी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो डिफरेंशिएशन ये सारा प्रोसीजर करने के बाद ये आंसर आया तो मैंने सीधा फिल किया। ठीक है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जहाँ पे होना था, तो अब एग्जाम में आएगा तो तब तो करना पड़ेगा, तब थोड़ा ना पता होगा मैं पहले। तो ये हमने जहाँ पे फिल कर दिया, अब इसकी फिर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ की तो फिर वही आएगा ना हमारे पास, सेम प्रोसीजर दोबारा, तो ये हमारे पास यही बन गया। अब वाई के लिए की तो वाई के लिए में हमारे पास पहले माइनस आया था बाहर, अब फिर एक बार करेंगे तो फिर माइनस आएगा, तो वो पॉजिटिव में बन गया हमारे पास। ठीक है, ये तो आपको कन्फ्यूजन लगेगी। अब जहाँ से देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, एग्जाम में यहीं से आता है अगर आए तो। कर ली किसके, जेड अपॉन कर ली वाई और एक्स। अब वाई बाहर रह गया, एक्स की रिस्पेक्ट टू करेंगे ना, तो कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स का आंसर ये था, तो ये हमने जहाँ पे पुट कर दिया, कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स की वैल्यू ये। अब रिस्पेक्ट टू किसके करना है, वाई के करना है, इसकी डिफरेंस रिस्पेक्ट टू वाई की होगी। तो एक्स कॉन्स्टेंट था जीरो हो गया, वाई की तो -1, तो माइनस के साथ आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी है, वो देख लेना नोट्स में मिल जाएंगे। तो आई होप समझ में आगे होगी, यही चीज़ थी हमारे पास जो आपको समझानी जरूरी थी, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका न्यू टॉपिक था जो सिलेबस में दिया हुआ, वो है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपको आया भी नहीं हुआ और आया नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी है कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दो। लेकिन फिर भी आपने अगर पढ़ना है तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है हमारे पास, चेंज ऑफ कि एक्स इक्वल टू दिया आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू दिया आर साइन थीटा। अब क्या करेंगे हमारे पास,
आर थीटा की वैल्यू मीन्स की चेंज क्या हो सकता है, वो कहेगा कि आंसर करो आर थीटा की फॉर्म में थीटा और वाई की फॉर्म में आर और वाई की फॉर्म में, मीन्स कि ऐसे करके कुछ भी दे सकता है। जैसे हमने अभी तक आंसर लिया तो हमने क्या किया, एक्स और वाई की फॉर्म में लिया। अब एक्स इक्वल टू आर है तो मीन्स कि इसको हम आर की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और थीटा की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो अलग जो हमारे पास वेरिएबल आ गए हैं इस पर भी हम फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो वही कह रहा है हमारे पास कर्ली जेड अपॉन कर्ली आर किया। अब एक्स को विद रिस्पेक्ट टू आर के करेंगे तो आर क्या हो गया, जहाँ से 1 हो गया। एक मिनट रब कर लो थोड़ा सा, हाँ देखो मान लो कि जहाँ पे हमारे पे एक्स वाली वैल्यू में देखे कर्ली एक्स मीन्स की एक्स की विद रिस्पेक्ट टू किसके करनी है, आर के। अब रिस्पेक्ट टू आर के करेंगे तो आर क्या है हमारे पास, कर्ली एक्स अपॉन कर्ली आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक बार आर के डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, कि थीटा की बात करें तो कोस थीटा पूरा लिखेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से डिफरेंशिएशन होगी, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान में मत दो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए अगर ज़्यादा सिलेबस पढ़ने जाओगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट आप वही करो, ज़्यादा पे ध्यान ना दो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया है, वही उसी की एग्जांपल है अभी हमारे पास जो हमने चेंज ऑफ वेरिएबल किया। तो वो बता दूं आपको होता कैसे थोड़ा सा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है देख लो, लेकिन एग्जाम नोट्स में मिल जाएगा आपको। जे एक्स है जे वाई है, इसको चेंज कैसे करना है तो वो बता रहे कर ली एक्स अपॉन कर ली थीटा करना विद रिस्पेक्ट टू आर के, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहा है हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के करना है तो आर को भूल जाओ अभी के लिए, थीटा की तो कोस थीटा का डिफरेंस क्या होगी, माइनस साइन थीटा। तो माइनस आ गया साइन थीटा और आर वैसे रहा, तो ये आंसर हो गया। इसी तरह कह रहे कर ली एक्स अपॉन कर लिया, अब रिस्पेक्ट टू आर की करना है तो थीटा को भूल जाओ, आर की डिफरेंस की तो 1 आ गई और कोस थीटा वैसे ही रहा, ठीक है। इस तरह से वाई के लिए वाई की रिस्पेक्ट टू करेंगे तो वहाँ पे साइन का कोस थीटा हो गया, और जहाँ पे आर की जगह 1 हो गया तो साइन थीटा रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह से अब इसको चेंज करना होगा तो कह रहे कि अगर दोनों को डिवाइड कर दें, एक्स और वाई वाली दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दें तो आर साइन थीटा आर कोस थीटा किया तो वाई अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू जहाँ से ये वैल्यू आ गई और जहाँ से हमारे पास इसकी करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है तो ये आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, स्क्वायर कर दिया, देखो एक्स की वैल्यू आई, वाई की वैल्यू हमारे पास दी है दोनों की, इनका स्क्वायर किया तो हमारे पास आर की फॉर्म आ गई। तो ये हमारे पास कह रहा है कि आर की फॉर्म में भी हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो चेंज करना भी बता दिया मैंने कैसे कैसे चेंज हो रहा है, बाकी छोड़ दो इसको, ज़्यादा ध्यान मत दो इस पर। अब आगे जो ये सिलेबस है ना, तो जो मैं बता दूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। और ये भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम में क्या आया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, एक श्वार्ट्ज थ्योरम है और दूसरी क्या है, यंग थ्योरम है। तो इसको देख लेना आपने जो भी प्रोनाउंसिएशन करनी होगी इसकी। तो जो हमारे पास क्या है, यंग थ्योरम बोलते हैं वैसे आई थिंक इसको। तो क्या हमारे पास, अब देखो एग्ज़ाम में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आई हुई है। तो एक बार एग्ज़ाम में आई हुई है, अब मुझे करेक्ट याद नहीं है कि इसमें से आया है कि इसमें से आया है, लेकिन दोनों में से एक थ्योरम आई हुई है। तो दोनों एग्जाम में आपके सिलेबस में ना दोनों एक साथ लिखी हुई हैं, तो अगर एक में से आया तो दूसरी में भी आ सकता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। आया क्या था तो वो मैं आपको समझा दूँ, देखो जो फर्स्ट पॉइंट लिखा जो मैंने, आगे सेकंड पॉइंट लिखा, ठीक है, 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो एग्जाम में हमारे पास क्या था, इसमें से फर्स्ट और सेकंड एक दिया हुआ था किसी में, इसकी जहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड वो भी मुझे कंफर्म याद नहीं है, वो आपको जब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा प्रीवियस ईयर तो बता दूंगा। एक प्रॉपर्टी दी हुई थी हमारे पास फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई, और कह रहा था कि ये कौन सी थ्योरम है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, तो जो इसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है इसमें नहीं करेगी, ठीक है ना, वो एक में ही करेगी, दोनों में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो प्रॉपर्टी में समझा देता हूँ आपको, प्रॉपर्टी बता देगा और कहेगा कि कौन सी थ्योरम में अप्लाई हो रही है जो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो पहले पढ़ते हैं हम फर्स्ट वाली, क्या है श्वार्ट्ज थ्योरम, क्या कह रही है हमारे पास, इफ ए बी इज पॉइंट ऑफ द डोमेन। अब डोमेन हमारे पास कह रहे हैं सबसेट है रियल नंबर का, मीन्स कि हमारे पास जो भी आ रहे हैं एलिमेंट्स वो सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, जो कि क्या है कार्टेशियन मतलब, क्योंकि स्क्वायर लिखा है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ऑफ अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स वाई, मीन्स कि तीनों लिख दिए, ऑल एग्जिस्ट, कह रहे हैं कि तीनों हमारे पास एग्जिस्ट हो रहे हैं सर्टेन नेबरहुड ऑफ ए बी। अब इसमें आपने अगर याद रखना है तो याद रखने वाली क्या चीज़ है, आपने पता कैसे याद रखना है, सिंपल याद रखने का तरीका बताऊं, आपने लाइन वाइज याद रखनी है कि पहली सचवार थ्योरम और दूसरी क्या है हमारे पास यंग थ्योरम है। तो अब सचवार पहली की बात करें तो पहली में क्या आएगा हमारे पास, एक तो आएगा जी कंटिन्यूट, देखो ये क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूट एट ए बी। अब इसमें कंटिन्यूस बताया है तो दूसरे में क्या है, डिफरेंशिएबल है, देखो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई आर डिफरेंशिएबल, ठीक है, मैं कंपेरिजन करके बता रहा हूँ। एक तो हमारे पास क्या है डिफरेंशिएबल है, तो आपने यहीं से देख लेना कि अगर कंटिन्यूस आया तो सचवार है, डिफरेंशिएबल आया तो यंग है,
ठीक है। और क्या दिया है हमारे पास, एक क्या दिया है कि ये हमारे पास एग्जिस्ट तीनों हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स वाई, जो तीनों एग्जिस्ट हो रहे हैं इन ओपन इंटरवल ए बी पे, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, देन एफ ऑफ वाई एक्स ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और एफ ऑफ वाई एक्स इक्वल टू किसके, एफ ऑफ एक्स वाई, मीन्स की ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल है, ठीक है, ये चीज़ है। अब दूसरी थ्योरम करते हैं, दूसरे के साथ कंपैरिजन करूं तो फिर आपको पता चलेगा। यूंग थ्योरम क्या कह रही है, कह रहा है कि अगर इफ़ ए बी मीन्स के ओपन इंटरवल हमारे पास दिया है, इज अ पॉइंट ऑफ डोमेन, सेम दिया है हमारे पास, देखो जहाँ पे ऑफ फंक्शन एफ सच दैट एफ ऑफ एक्स और एफ वाई बोथ एग्जिस्ट। अब ऊपर क्या था, तीन एग्जिस्ट हो रहे थे, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स वाई, तीनों तीनों हो रहे थे, इसमें दो ही एग्जिस्ट हो रहे हैं इन अ सर्टेन नेबरहुड ए बी पे। लेकिन क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई है डिफरेंशिएबल एट ए बी, वहाँ पे क्या था, कंटिन्यूस था, जहाँ पे डिफरेंशिएबल है। उसके बाद ये चीज़ दोनों में सेम है, एफ ऑफ एक्स वाई ए बी और एफ ऑफ वाई एक्स ए बी होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बस कंपैरिजन याद रखना है। तो इसमें से आई थी थ्योरम, आई थी आई थिंक मुझे ऊपर वाली आई थी सचवाद थ्योरम से, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, आपको आ सकती है। इसके बाद होमोजीनियस फंक्शन है, और होमोजीनियस फंक्शन आई थिंक मैंने और कहीं भी करवाया है आपको, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन से टॉपिक में। बाकी ये ध्यान रखो, हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन के क्या करना है आपने, बस इसका आप जनरल फार्मूला याद रखो। तो क्या होता है फंक्शन, इसकी स्टेटमेंट याद रखो, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट होमोजेनियस फंक्शन की स्टेटमेंट है ना, जो सीधी सीधी थ्योरम की तरह पूछी जा सकती है, ठीक है ना। और आई थिंक इसमें से क्वेश्चन आया हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मुझे इतना पता है, कहीं ना कहीं मैंने देखा था इसको। तो फंक्शन जेड इज सेड टू बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमें पता है एक्स और वाई दो हमारे पास वेरिएबल दिए हैं, इसी फॉर्म में हम लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। क्या कह रहा है, अब ये डोमेन होती है, जो रेंज होती है, अगर हम सिंपल सेट की फॉर्म में याद रखने के लिए शॉर्टकट याद रखें, ऐसे जहाँ पर नहीं है वैसे डोमेन रेंज, तो क्या कह रहा है वाई अपॉन एक्स, इसकी सेकंड अपॉन फर्स्ट किया हमने, और क्या आ रहा है एक्स की पावर एन। अब इसमें हमारे पास क्या है, होमोजेनियस फंक्शन की फॉर्म तो ये होगी। अब इसमें एग्जाम में आता है डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, एक्स की पावर जो आती है, एक्स की पावर जहाँ एन दी है ना, तो एन डिग्री है हमारे पास, तो वही एग्जाम में पूछते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है, और आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया होता है एग्जाम में। अब जैसे नीचे एग्जाम्पल है तो वो समझो, वहाँ से समझ में आएगी आपको। देखो ये दिया है जेड इज इक्वल टू, जो हमारे पास दिया है। अब इसमें से क्या करना, हमने जितनी हाईएस्ट डिग्री बाहर आ सकती है ना एक्स की, हमने बाहर निकाल लिया। अब जहाँ पे क्यूब दिया है तो क्यूब बाहर निकाल लिया, तो जो हमारे पास इस तरह का बच गया, इधर एक्स बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास डिवाइड किया तभी मल्टीप्लाई हुआ ना, बाहर बाहर मल्टीप्लाई किया जाए, जो भी हमने किया सेपरेट, तो आपको पता है कैसे होता है, वो सिंपल सी बात है। अब इसमें से एक्स एक कट हो गया तो बच गया एक्स की स्क्वायर। अब एक्स की पावर एन हमारे पास क्या होता था, हमारे पास इसमें डिग्री होती थी, अगर इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है हमारे पास, तो 2 होगी। तो वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो जेड इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री या ऑर्डर कह सकते हो, तो वो क्या है हमारे पास 2 दिया है, ठीक है। तो वैसे डिग्री और ऑर्डर अलग होते हैं, लेकिन इसमें अगर डिग्री या ऑर्डर की बात करें तो हमने सेम मान के चलना है, वैसे अगर नहीं तो हमने आपको बताया था कहीं और, अब मुझे नाम नहीं आ रहा उसका टॉपिक का याद, उसमें मैंने बताया था कि डिग्री और ऑर्डर अलग होते हैं। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी में ही बताया था मैंने आई थिंक, नहीं डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, चलो देख लेना, अपनी याद होगा अगर तुम ये बता देना, नहीं तो क्या है हमारे पास डिग्री और ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें डिग्री और ऑर्डर सेम मान के चलेंगे, होमोजेनियस फंक्शन का अगर डिग्री और ऑर्डर पूछा है तो वो हमारे पास 2 आ गया, जो भी एक्स की पावर होगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है इलर थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। पहले हमने किया सिंपल होमोजेनियस फंक्शन, अब इलर थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन कह रहा है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा होमोजेनियस फंक्शन इंपॉर्टेंट है, और ये आई थिंक आपका सिलेबस में भी दी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। तो क्या इलर थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन क्या है, वो इलर फंक्शन आपको पता है कि क्या हमारे पास होता है, कर्ली जेड की फॉर्म में आएगा। तो कर्ली जेड की फॉर्म में जो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, तो क्या है एक्स कर्ली जेड अपॉन कर्ली एक्स, वाई कर्ली जेड अपॉन कर्ली वाई इक्वल टू एन जेड। तो ये सारी की सारी चीज़ दी है हमारे पास, और इसको क्या कह रहा है कि ये इलर थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो बस यही चीज़ याद रखो। इसके बाद ये तो किसके लिए था, 2 के लिए। अगर हमारे पास इनफाइनाइट आ जाए तो ये एक्स आना आ गया, और पॉइंट में x1 के की x2 तो पॉइंट x2 के, और एक्स हम के सोन अप टू एन जेड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं, सारी की सारी क्या है, इलर थ्योरम हमारे पास ऑफ होमोजेनियस फंक्शन की। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ना भी रखो जाए तो कोई चक्कर नहीं है वैसे। इसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है,
इसके भी हमारे पास जैसे मैंने ऊपर बताया ना सचवार जो हमारे पास दूसरी के यूंग थ्योरम, तो उसी तरह से इसमें से क्या आ सकता है, इसको प्रॉपर्टीज़ आएंगी। जैसे मैंने जहाँ पे देखो पॉइंट डाला है, ये फर्स्ट है, इसके बाद हमारे पास ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इसी तरह से तीन प्रॉपर्टी है, इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी देगा हमारे पास और बोलेगा कि जो इम्प्लिसिट फंक्शन है कौन सा फंक्शन है। ऐसे ही हमारे पास नीचे एक और फंक्शन मिलेगा आपको, तो वो दोनों फंक्शन वो आपको आ सकते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो वो हम करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, पहले हमारे पास स्टेटमेंट ही हमने याद करनी है, तो स्टेटमेंट ऑफ आ इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम हमारे पास कह लो इसकी। तो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है, let f of xy be a function of two variable xy and ab be a point in a domain of a definition such that एक मिनट सच डेट क्या दिया हमारे पास, जो याद रखने वाला है, कह रहा है कि एफ ऑफ ए बी हमारे पास इक्वल टू जीरो दिया पहले तो। ठीक है, मीन्स कि हमारे पास जो भी फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा जब उसमें पॉइंट लाई कर देंगे जो गिवन होगी। अब जहाँ पे ए बी पॉइंट गिवन था तो ए बी पॉइंट को लाई कर दिया इसमें, तो ये क्या बन गया, जीरो बन गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास यूंग थ्योरम में कर रहे थे। तो ये क्या कह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड और कंटिन्यूज इन अ सर्टन नेबरहुड ए बी। ठीक है, अब उसमें क्या था, अगर यूंग थ्योरम की बात करें तो ये दोनों एग्जिस्ट करते थे, वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी था, और जहाँ पे क्या कंटिन्यूज है ऑफ ए बी पे। इसके बाद थर्ड क्या है, एफ ऑफ वाई ए बी, एफ ऑफ वाई ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन देयर इज एक्स्ट्रा रेक्टेंगल, कह रहे हैं कि एग्जिस्ट करेगा रेक्टेंगल जो हमारे पास इस तरह का दिया हुआ है, ए माइनस एच, ए प्लस एच, बी माइनस के और बी प्लस के, अबाउट ए बी सच दैट एवरी एक्स इन आर इंटरवल, हमारे पास क्लोज इंटरवल दिया है एफ ऑफ एक्स वाई, डिटर्मिन वन एंड ओनली वैल्यू वाई इक्वल टू 5x लाइंग इन इंटरवल ये दिया विच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपने याद रखना, ज़्यादा पता क्या जाता है, वहाँ से वन से लेकर प्रॉपर्टी के साथ जहाँ थर्ड प्रॉपर्टी तक जहाँ तक। ठीक है, डेयर एग्जिस्ट रेक्टेंगल काफ़ी है इतना, जहाँ तक याद रखो। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई रखने वाली वो करो, क्योंकि एग्जाम में आपको स्टेटमेंट दी होगी, तो ये मेजर अगर वहाँ से आप पॉइंट कलेक्ट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी फंक्शन थ्योरम का हमारे पास पूछ रहा है। तो यहाँ से ऊपर से तीन प्रॉपर्टी याद रख लिया आपने, नीचे अब हमारे पास क्या है, बी इक्वल टू फाइव ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स और फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इन इस क्लोज इंटरवल और फाइव एक्स इज अ डेरिवेबल एंड बोथ फाइव एक्स एंड फाइव डैश एक्स, मीन्स की एक और उसकी डिफ्रेंशिएशन आगे फाइव डैश एक्स आर कंटिन्यूस है हमारे पास क्लोज इंटरवल में। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो स्टेटमेंट ऑफ इनवर्स फंक्शन वैसे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या, जैसे अब इसमें आपको सिंपल मिल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास ओपन आएगा हमारे पास एक ए भी ओपन सबसेट, और जब भी ओपन सबसेट और कहीं पे आएगा ही नहीं बात, तो हमारे पास समझ लेना कि ये इनवर्स फंक्शन है। ओपन सबसेट है आर की पावर एन, मीन्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास किसका होगा, एन नंबर्स का होगा और सारे रियल होंगे। एफ बी सी मैपिंग कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ए इन आर, एफ ऑफ ए वेरिएबल है, पढ़ लेना अब सारा ऐसे ही है। अब जहाँ से प्रॉपर्टी देखो, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी एंड एच इन आर की पावर एन डैट ए बिलोंग्स टू जी और बी बिलोंग्स टू एच। क्या है, जो हमारे पास एफ इज़ वन वन हो गया और एफ ऑफ जी इक्वल टू एच के हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास, जी इज़ द इनवर्स ऑफ एफ फाइंड डिफाइंड इन एच बाय जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया है, और जी बिलोंग्स टू किसको कर रहा है, सी डैश एच। ठीक है, तो जो आप देख लेना, इसको आप याद रख लो या कुछ भी कर लो, क्रैम करो जो भी, लेकिन मेजर इसमें से प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन होती है वो याद रख लो आप, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास दिया है, हमारे पास टेलर थ्योरम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अब टेलर थ्योरम भी हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर पढ़नी होगी तो आपने पढ़ लेना, बाकी पढ़ने वाला कुछ है ज़्यादा। इसके बाद आ गया जैकोबियन। अब जैकोबियन हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो इसको आप स्टार मार्क कर लो, नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैकोबियन से हमारे पास हर बार क्वेश्चन आया हुआ और सेम क्वेश्चन आया हुआ दोनों बार। तो क्या है हमारे पास, और जो हमारे पास ऊपर ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी पढ़ लो, अगले पढ़ना है आपने तो देख लो क्या दिया है हमारे पास। कह रहा है ये फंक्शन अब फंक्शन हमारे पास एग्जाम में जब आएगा तो टू फंक्शन ही आएंगे। जहाँ जनरल के लिए उसने अगर बात की है तो जनरल में उसने एन बताए हुए हैं, फंक्शन F1 F2 शोन अप टू Fn हमारे पास कह रहा है ऑफ एन वेरिएबल भी होंगे ना हमारे पास, अगर जितने फंक्शन उतने ही वेरिएबल होंगे, तो दो फंक्शन होते हैं तो उस हिसाब से हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई।
तो जहाँ पे इनफाइनाइट n है तो n वेरिएबल x1 x2 शोन अप टू n xn b सच दैट fi बी इंडिपेंडेंट ऑफ xi फॉर j ग्रेटर देन i, ये दिया है हमारे पास। करली ऊपर जितने फंक्शन है अपॉन करली जितने हमारे पास वेरिएबल है। अब हमारे पास दो आए अगर, तो दो के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, करली एफ है ना हमारे पास, तो एफ की जगह लिख लो एक्स वाई, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, हाँ किधर गया, देखो इसमें क्या आएगा हमारे पास, दो फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, करली एक्स वाई, दो फंक्शन हमने ले लिया एक्स वाई के साथ, विद रिस्पेक्ट टू किसके करना था, सॉरी जहाँ ऊपर तो फंक्शन आने ना, तो ऊपर क्या लिख दिया हमने, एफ जी लिख दिया फंक्शन, और नीचे क्या आ गया हमारे पास वेरिएबल इसके एक्स और वाई, ठीक है। तो इस तरह से करना है, क्या करना है हमने, पहले एफ को करना है एक्स के साथ, फिर एफ को करना है वाई के साथ, फिर एफ को करना है जी को करना है एक्स के साथ, फिर जी को करना है वाई के साथ। तो इस तरह से है हमारे पास। अब एन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, कह रहे कर ली एफ को पहले एक्स के साथ किया, एफ टू को एक्स टू के साथ, एक्स एन को एक्स एन, एफ एन को एक्स एन के साथ। अब जब नीचे टू वेरिएबल के लिए दिया भी हो अकेला, मैं ऐसे बता रहा हूँ पहले, तो यही याद रखो बस आप इसमें, ये याद रखो हमारे पास क्या दिया है, एफ जी ऊपर फंक्शन दिया, नीचे वेरिएबल दिए हैं। तो कर ली एफ को एक्स के साथ किया, फिर कर ली एफ को वाई के साथ, फिर जी को एफ के साथ एक्स के साथ, और जी को वाई के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखो बस आप, एन के लिए नहीं आता आपको कभी भी, आएगा तो दो वेरिएबल के लिए आएगा, लेकिन वो जनरल के लिए बताने वो है। अब इसकी एग्जांपल है तो वो समझ लो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। एफ एक फंक्शन ये दिया है, वो जी एक फंक्शन ये दिया है। अब मैंने कहा कि ये चार वैल्यू चाहिए ना हमारे पास, तो चारों वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपने देखना है तो चारों वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यही फंक्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, तो चारों क्या किया, पहले एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करेंगे, जहाँ आंसर आ गया, फिर विद रिस्पेक्ट टू इसको वाई के साथ करेंगे तो ये आंसर आ गया, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ किया ये आंसर, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ किया तो ये आंसर, ठीक है। चारों आंसर निकालने पड़ेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन तो आपको आती होगी, तो आई होप कि वहाँ से समझ आ जाएगा, अगर नहीं है तो नोट्स में देख मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से देख लेना फिर से। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसके बाद कहें अगर तो कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन की भी अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपोजिट फंक्शन भी आप खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपके सिलेबस में है और ना ही आपको याद रखने की जरूरत है। आई थिंक सिलेबस में है वैसे शायद, लेकिन यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन कभी नहीं बन सकता क्योंकि ये काफ़ी लेंथी होता है, ठीक है। इसमें से जो बन सकता है तो वो हमारे पास क्या है, तो वो बता दूँ आपको। अब जैकोबियन की बात की थी ना, तो जैकोबियन जो हमारे पास टू वेरिएबल के लिए आता है ना, तो हमारे पास टू वेरिएबल के लिए जैकोबियन क्या होता है, तो वो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है आर। और 2017 और 16 दोनों में हमारे पास यही क्वेश्चन आया हुआ था कि जैकोबियन हमारे पास विद टू वेरिएबल दिया और उसने कहा कि उसकी जैकोबियन की वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू होती है आर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब इसी तरह से जैकोबियन हमारे पास थ्री वेरिएबल के लिए भी आ सकता है, वैसे वो सिलेबस में नहीं है, तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास, अगर करनी है तो वो छोड़ दो आप, उसकी जरूरत नहीं है। तो जहाँ तक हमारे पास ये है, तो इसको आपने याद रखना है, बाकी आपको जहाँ प्रीवियस चेक करवाएंगे तो तब समझ में आएगा, दोबारा करवा दूंगा मैं। अब ये लास्ट हमारे पास जो रह गया हमारे पास, अब टॉपिक इसका क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। अब इसमें से आई थिंक 16 और 17 में से एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसके क्या है, मोस्टली वो क्वेश्चन क्या है, लेंथी वे से निकल, ठीक है ना। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का ना तो कोई शॉर्टकट होता है, लेकिन ये मैं बताने लगूँ अभी, लेकिन फिर भी मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर ये अप्लाई नहीं होता है, हमेशा लेंथी वे से निकलता है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ के चलो, मान के चलो कि आपने छोड़ना है, लेकिन जो कैसे अप्लाई करना है, तो अगर वहाँ तक का, अगर आपको आ गया कि इतनी लेवल तक का आया, तो मैं बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है, अदरवाइज इसको छोड़ना बेटर है, तो आपका टाइम वेस्ट 2 से 3 मिनट होंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो इतना टाइम नहीं होता है। बाकी शॉर्ट वे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होता है, कह रहा है फंक्शन एफ इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूज ऑन क्लोज इंटरवल ए बी if for any given epsilon greater than 0 however small we can find the positive number delta depending upon epsilon such that हमारे पास ये सारी की सारी क्या है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट है। अब ये सीधी स्टेटमेंट भी 1 मार्क में आ सकती है, तो ये इसलिए याद रख लेना आप। इसके बाद क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन इंटरवल नोट विद एन सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो अगर आपको क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या होता है, इंटरवल के साथ कभी भी आपको कंटिन्यूट वन निकालने को नहीं बोलता, हमेशा के पॉइंट के साथ बोलता है। तो अगर यूनिफॉर्म कंटिन्यूज आया तो वो आएगा ही इंटरवल के साथ, तो इसलिए आपने मोस्टली आप मान के चलो कि आपको आएगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो आप सिंपल कंटिन्यूटी वाला ही होता है वैसे।
तो यूनिफॉर्म कंटिन्यू ऑलवेज एसोसिएटेड विद एन इंटरवल नोट विद द सिंगल पॉइंट। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी एक हिसाब से आपका पूरी की पूरी स्टेटमेंट, इसको याद रखो। इसके बाद क्या कह रहा है, इंटरवल कैन बी क्लोज, ओपन, सेमी क्लोज, एक्सेट्रा। तो वो आपको पता है इंटरवल 3 टाइप के होते हैं हमारे पास, क्लोज, ओपन, या दोनों भी हो सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, एफ इज अ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, देन फंक्शन इज ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन ए बी। अब यही प्रॉपर्टी का हमने यूज़ करना है जब भी आपको अगर क्वेश्चन आए, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होगी इस क्वेश्चन में तो आपने करना है, अदरवाइज इसको आप मान के चलो कि छोड़ने वाला क्वेश्चन है, फिर आपको जो सही लगे उस तरह से अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि लेंथी वे से अगर आपने करना है तो बता दो मुझे, 2 मिनट लगेंगे, आई थिंक 1-2 मिनट लगेगा, तो टाइम वेस्टिंग वाला चीज़ है, तो वो चीज़ का बर्डन ही लो मत लो जो नहीं करनी है। तो जैसे मैंने कहा कि छोड़ना भी हमें पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं पहले समझो इसको। इफ फंक्शन कह रहे हैं कंटिन्यूज ऑन ए बी पे अगर कंटिन्यू है देन फंक्शन इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूज ऑन ए बी। ठीक है, तो अगर हमारे पास इंटरवल दिया होगा, मान लो ए बी को इंटरवल दिया है, तो उसने कहा कि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हमने क्या चेक करना है, हमने सिर्फ चेक करना है कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हमें कंटिन्यूस तो पता है, कंटिन्यूस मैंने बताया था आपको ओपन इंटरवल में कैसे होता है। अगर वो क्लोज इंटरवल में हमारे पास कंटिन्यूस है ना, तो कह रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस भी होगा उसी क्लोज इंटरवल पे। तो मीन्स के इसका मतलब क्या है कि क्लोज इंटरवल में अगर कोई कंटिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यू हुआ। तो अगर एग्जाम में आप क्लोज में आएगा तो वो करना, अदरवाइज आप छोड़ देना। ठीक है, तब क्लोज इंटरवल में आपको पता है 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी। एक तो क्या ओपन इंटरवल में वो कंटिन्यूस होना चाहिए, एक क्या था उसकी जो लेफ्ट हमारे पास कंटिन्यूटी होती थी वो इक्वल टू किसके आनी चाहिए, हमारे पास राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन, और राइट वाली हमारे पास किसके साथ आनी चाहिए, लेफ्ट वाली के साथ वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वो कंटिन्यूस में आप देख लेना, 3 प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो तभी वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस वो नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपका। और इसी के साथ आपका जो हमारे पास कह सकते हैं कि लिमिट, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी, इन तीनों के बीच का जो भी कंपैरिजन था, और ये तीनों अलग अलग भी मैंने करवा दिया, इसके बाद डेरिवेशन करवाई और इसका एप्लीकेशन डेरिवेशन भी होगी। इसी के साथ बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन, लिमिट और कंटिन्यूटी के जितना भी पार्ट है ना हमारे पास सारा का सारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट में हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन हमारे पास 2 तरह की होती है, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो वो कंपैरिजन आपको मैं वहाँ बता दूंगा कि क्या क्या होता है उसमें, और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में क्या हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए दोनों के दोनों। बाकी उसके नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसके शॉर्टकट, क्योंकि उसका शॉर्टकट कम से कम 10-15 शॉर्टकट ही होंगे और उसी में से क्वेश्चन आते भी हैं, तो वो शॉर्टकट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, क्योंकि उसके साथ मैंने एग्जांपल भी करवानी है जो आपको नोट्स में नहीं मिलेगी। तो अदरवाइज फिर मोबाइल पे आपको ऐसे समझ नहीं आता होगा, मुझे पता थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो बोर्ड पे करेंगे, पहले एक शॉर्टकट बताऊंगा फिर उसकी एक एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, एक शॉर्टकट फिर उसकी एक एग्जांपल। तो इस तरह से हमारे पास 15-20 हो गए हमारे पास, आई थिंक शॉर्टकट डेफिनेट के लग गए, इनडेफिनेट के लग गए। तो सीक्वेंस में ही करवाऊंगा, पहले सीक्वेंस में आप पूरे का पूरा उसका बेसिक समझना। अगर आपने नहीं समझना होगा तो आप फिर मत करना, लेकिन मेरे हिसाब से पहले एक बार वो बेसिक आप जरूर पढ़ना, क्योंकि वो आपको अगर को टीच करवा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ तो शॉर्टकट चलेंगे नहीं। तो अगर बेसिक आता होगा तो शॉर्टकट आपको याद भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक करना ज़रूरी है, फिर ही आप शॉर्टकट पे जाओ, नहीं तो शॉर्टकट भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। शॉर्टकट कभी भी याद नहीं रहते बिना बेसिक के। तो बाकी आपको पता है कि जैसे फर्स्ट बैच हमारे पास अभी फिनिश हो गया है, तो फर्स्ट बैच के साथ ही अब हमारे पास मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि जो सेकंड और थर्ड बैच है, सेकंड में ऑलमोस्ट वैसे ख़त्म ही होने वाला है, 7-8 टॉपिक रह गए उनके। और जो थर्ड बैच है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको सभी को मैं एक साथ ही सभी को वीडियो सारी एक साथ प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि अभी पता नहीं एग्ज़ाम कब आ जाए, तो नोट्स मिल जाएंगे। बाकी उनके जो डाउट हो गए तो वो आपको बाद में साथ साथ में वीडियो चलती रहेंगी उनकी फिर। तो अगर उसके बाद किसी ने ज्वाइन करना है तो अब उसके लिए मैंने जैसे बताया था कि थर्ड बैच के लिए मैंने फ़ीस कम रखी थी, तो जिन्होंने तो थर्ड बैच में किया उनके लिए फ़ायदा है। अदरवाइज जब न्यू बैच स्टार्ट करने वाला है, जिसकी आपको वीडियो मिल जाएगी जल्द ही, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि उसके चार्जेस अलग होंगे, लेकिन फिर भी वीडियो बन जाएगी। अगर आप किसी फ्रेंड को रेफ़र करते हो तो आपको फिर क्या होगा, कंसेशन मिलेगा उसका, तो वो आप कर सकते हो, 500 का कंसेशन मिलेगा। जो हमारे पास टेस्ट सीरीज निकलेगी उसमें आपको कंसेशन मिल जाएगा। तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा 11th-12th के हमारे पास चल रही हैं, तो 11th-12th का अगर किसी ने मैथ की ट्यूशन लेनी है तो पूरी का पूरा मैथ कवर का जो भी बैच है हमारे पास, तो वो किसी ने बताना हो तो कर सकता है। बाकी अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।